हाँ तो देखिए, आज जो है आप लोग को सेट बी कराने जा रहे हैं। सेट बी आप लोग को, जिसमें हम 50 क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और 15 सब्जेक्टिव। ध्यान दीजिए, पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है। देखिए, संयुक्त संख्या बोलिए या, है ना, संयुक्त संख्या या बोलिए या तो भाज्य संख्या बोलिए, बात बराबर है। तो संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले या तो संयुक्त संख्या कहे, इसका आंसर 4 होगा। ठीक है। पाई, पाई क्या है? पाई है एक अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान दीजिए। फिर आगे है कि कौन अपरिमेय संख्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है। चारों विकल्प में देखना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसको जब हम हल करेंगे, है ना, देखिए लिखा हुआ है √3/12। इसको जब हम हल करेंगे तो 3 चौका 12 अर्थात √1/4। इसको हल करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि परिमेय है। तो ये तो परिमेय निकला। इसको जब हम हल करेंगे, 5 दूना 10, है ना, 2×5 = 10 हो जाएगा, अर्थात √1/5। देखिए, एक तो निकल जाएगा लेकिन √5 यहाँ रह जाएगा, अर्थात जो है यह अपरिमेय संख्या है। अब इसको अगर देखते हैं तो ये कट गया, तो एक √1, एक का वर्गमूल 1, ये तो परिमेय संख्या है। √2 गुने √2 2 होता है। 2 जो है एक परिमेय संख्या, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। आपका अपरिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिए, आगे है कि दो संख्याओं का लासा और मासा, है ना, दो संख्याओं का लासा और मासा, है ना, बराबर है, तो वह कौन सी संख्या है। दो संख्या का अगर लासा और मासा दोनों अगर आपस में बराबर है तो कौन सी संख्या होती है, तो वह अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, जिसका लासा और मासा दोनों बराबर होती है वह अभाज्य संख्या होती है। अब जो है यहाँ देखिए, 0.29 पर रेकड़िंग है, 0.2 और 9 पर रेकड़िंग है। इसको जब हम हल करेंगे तो किस रूप में आपका कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, इसको जब हम हल करेंगे तो 0 + 2 9, है ना, 2 9 लिख दिए, और जितना संख्या पर रेकड़िंग रहेगा उतना नीचे 9 लिखना है। तो दो संख्या पर रेकड़िंग है तो 2 को 9 लिखेंगे, अर्थात 0 इसमें जोड़ेंगे तो यही रहेगा, अर्थात 29/99। सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। हाँ तो देखिए, जो है छठा प्रश्न आपका क्या है। छठा प्रश्न में कह रहा है कि 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए, 1 - sin 60 का मान होता है √3/2, है ना। इस पर स्क्वायर कर देंगे, है ना। आगे है 1 - √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हल कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब हो जाएगा, 1 से भागा देंगे, 4 में 4 होगा, 4 ऊपर गुना करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 1 4 से भागा दीजिए, 4 में 1 आएगा, 1 ऊपर गुना करिए 3 होगा। अब हो जाएगा 1/4। 1/4 ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। ध्यान दीजिए, बहुत धीरे आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि आप लोग सीख लीजिए। आगे है कि साथ में कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आपको रूल बता रहे हैं कि कोई भी भिन्न हो, कोई भी भिन्न हो, जैसे x और y मान लीजिए एक भिन्न है, तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर में 2 या 5 के गुणनफल हो, या तो केवल 2 का गुणनफल हो, या तो केवल 5 का गुणनफल हो, या तो 2 और 5 दोनों का गुणनफल हो, तो वह शांत कहलाता है। वह क्या कहलाता है, शांत कहलाता है ना। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए हर में तो समझ जाइए वह अशांत होता है। तो देखिए, शांत आप लोग बता दिए कि शांत कैसे होता है, शांत क्या होता है, ध्यान दीजिए। आगे है ऑप्शन नंबर, देखिए 7/40। 7/40 को ही देख लीजिए, पहला ऑप्शन।
अगर हम 40 को फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे 7/40 को, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40। तो देखिए शुरू ऑप्शन ही मिल गया। शुरू ऑप्शन में ही है कि 2 और 5 के गुणनफल है, 2 और 5 के गुणनफल के अलावा इसमें नहीं है। तो 2 और 5 के गुणनफल के अलावा अन्य नहीं है, तो पहला वाला ही शांत होगा। ध्यान दीजिए, पहला ही मिल गया शांत, तो आगे नहीं बढ़नी है ना, आगे भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक बताइए। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? तो ये 400 का फैक्टर करेंगे, है ना, 200, फिर 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो आपने देखा कि 400 का जब आप फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो आप 5 कितने बार लाते हैं? 5 का घातांक देखिए, 2 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 2 पर पावर 4, अर्थात 2 का घातांक 4 है, गुने, और 5 का 5 2 बार है तो 5 का घातांक 2, अर्थात 2 घात है ना, 2 घात होगा इसमें। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या को है? 2। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलेंगे, है ना, अब हम लोग के चलेंगे क्या है, अब कहता है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें, है ना, घातों की संख्या 1 होती है। घातों की संख्या अगर 1 होगी तो, है ना, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद अर्थात रैखिक बहुपद में जब उसको हम हल करेंगे, जब पावर 1 होगी और जब उसको हल करेंगे तो केवल एक हल होगा। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों, जैसे आप देखिए x-2 है, इसमें पावर 1 है, यह एक रैखिक बहुपद है। जब हम इसको हल करेंगे तो x बराबर 2, अर्थात एक ही हल हुआ, है ना, एक ही हल होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है, 10 नंबर क्या है? 10 नंबर में जो है बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुने बीटा का मान पूछ रहा है। ध्यान से सुनिए, आगे जो है देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ना, एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ध्यान दें, इसमें 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो यहाँ पर अल्फा गुने बीटा शून्यकों का गुणनफल हुआ, इसका सूत्र होता है c/a, है ना, और एक होता है अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है -b/a। तो याद रखिएगा, इसको हम, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं, लिखा हुआ है क्या कि, है ना, y² माइनस 6y प्लस 8। तो देखिए, जो स्क्वायर वाला जो है उसमें जो है गुना है ए आपका क्या है, a बराबर 1 हो गया, b आपके पास क्या है, जो y में गुना है -6 हो गया, और c आपके पास कितना है, 8 है। तो आपका जो सूत्र है ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। तो c/a अर्थात क्या होगा, c क्या है, c आपके पास 8 है ना, और a आपके पास क्या है, 1 है, 8/1 अर्थात 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है ना। देखिए अब आगे बहुपद दिया हुआ आपके पास कि f(x) बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो f-1 का मान क्या होगा? तो ध्यान से समझिए, यहाँ कह रहा है क्या, f(x) आपके पास दिया हुआ है 3x² माइनस 7x प्लस 2। ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर रखते हैं f-1 रखते हैं तो क्या होगा, 3 गुने यक, जहाँ जहाँ यक्स आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है f(x) बराबर इतना, और यक्स के जगह पर आपके पास -1 दिया हुआ है, तो -1 आपको लिखना है ना, जहाँ ये भी यक्स दिखे वहाँ -1 रखना है। तो x² है, -1 के स्क्वायर माइनस 7 गुने एक्स के जगह पर -1, है ना, प्लस क्या है 2। इसको हल करेंगे तो 3 गुने -1 के स्क्वायर 1 हुआ, है ना, यही दोनों गुना होगा तो +7 होगा और +2।
ध्यान दें 3 + 7 + 2 अर्थात 7 3 10 और 2 12। आपके पास जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्यान दीजिए। अब आगे देखिएगा, आपके पास दिया हुआ है 12 नंबर जो क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि x² - 3 के शून्य क्या होंगे। तो शून्य अर्थात जो बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर में आप 0 दे दीजिए। ये शून्य को शून्य करिए, बराबर 0 दे दीजिए, शून्य होगा। अब देखिए -3 को इधर कर देना है, -3 इधर जब आएंगे तो x² बराबर +3 होगा। अब स्क्वायर हटेगा तो x बराबर हो जाएगा √3। अब देखिए √3 अर्थात +-3 होता है ना। x का मान दो चीज में आता है, एक प्लस में माइनस में, है ना। अब देखिए आपके पास जो है x का 2 मान आया, एक प्लस में √3, एक माइनस में √3। तो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर है। आगे देखिए आगे आपके पास 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √3 tan a -3 है ना, -3 बराबर 0। ध्यान दीजिए √3 tan a बराबर -3 को इधर कर दीजिए, +3 हो जाएगा। tan a बराबर हो जाएगा 3/√3। अब इसको हम हल करेंगे तो tan a बराबर √3 का मतलब √3 का मतलब जो है 3 का मतलब 2√3, 2 को हो जाएगा √3 बटे एगो नीचे √3 है, ई कट गया। अभी हो जाएगा tan a बराबर केवल √3, है ना। tan a बराबर tan कितना डिग्री का मान होता है? √3, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan काट दीजिए, a बराबर आपके पास 60 डिग्री। अब ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका है। हाँ तो देखिए आपको 14 नंबर प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1/2 है ना, 1, 3/2 और 2 ये सभी जो है समांतर श्रेणी में है। तो इसी का 15वां पद आपको निकालने का रहा। देखिए 15वां पद आपको कह रहा है निकालने के लिए। 15वां पद, तो 15वां पद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, a + 14d, a + 14d अर्थात आप n पद से भी निकाल सकते हैं। शॉर्टकट है 15वां पद a + 14d, मतलब जितना पद कहे उससे कम, d में गुना, उसमें a आपको जोड़ देना है। ध्यान दें आपके पास जो है a आपके पास दिया हुआ है 1/2, आपके पास d नहीं मालूम है, d निकालिए। d निकलता है दूसरा पद में, पहला पद घटाने से, घटा दीजिए। यहाँ जो है 2 हो जाएगा, है ना, 2 - 1 अर्थात 1/2, 1/2 d भी आया, d भी आपके पास 1/2 आया, सार्वंतर 1/2 आया, है ना। अब जो है निकालेंगे, पहला पद है 1/2 प्लस, अब जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 14 गुने d भी आपके पास कितना आया 1/2, 7 दूना 14, यहाँ 1/2 प्लस 7/1 अर्थात 2, 1 + 14 अर्थात 15/2, 15/2 ऑप्शन नंबर बी सही है ना। इस प्रकार से निकालेंगे। आगे क्या है ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है। तो देखिए 0 और 50 के बीच अगर सम और विषम की बात आएगा तो 50-50 होता है। मतलब अगर 0 से 50 के बीच अगर सम बोलेगा तो 25 और विषम बोलेगा तो 25। तो यहाँ पर 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है? तो 25। ध्यान दीजिए इसको निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए अगर, है ना, AP अर्थात समांतर श्रेणी से आप निकाल भी सकते हैं। n का मान निकाल दीजिएगा nवां पद से तो बन जाएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करें तो जल्दी बनाना है। देखिए आगे है आपके पास थीटा, है ना, यदि θ/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, θ/5 बराबर 12 डिग्री, 3 गुना थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, है ना।
अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 60 डिग्री दे देंगे। अब इसको हल करेंगे 3 गुने कोसेक 60, देखिए है ना, कोसेक 60 साइन 60 के उल्टा कर दीजिए कोसेक 60, है ना। साइन 60 का होता है √3/2, है ना। अब जो है अगर कोसेक 60 आपको निकालनी है तो 2 को ऊपर कर दीजिए और √3 को नीचे कर दीजिए, ठीक है। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 3 गुने यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 3 3 कट गया, आपके पास 4, 4 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए आगे आपके पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1, देखिए है ना। सेक स्क्वायर इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लीजिए, इसको भी थीटा मान लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, 1 होता है, प्लस कितना है 1, अगर 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। हाँ तो देखिए अब जो है 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए अब जो है 6 मीटर खंभा तो खड़ी है, देखिए ये जो लिखा हुआ है 6 मीटर खंभा है, इसकी छाया बन रही है 2√3 मीटर, है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पर सूर्य है मान लिया जाए, है ना। तो इसकी उन्नयन कोण अर्थात ये थीटा पूछ रहा है कि थीटा कितना डिग्री होगा, है ना। तो देखिए अब जो है लंब और आधार की बात कर रही है, लंब और आधार की बात करिए तो लंब आधार त्रिकोणमिति के tan थीटा जो अनुपात है उसमें होता है या तो कोट में होता है, लंब आधार tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा, थीटा आपके पास है ना। अब लंब आपके पास हो गया कितना 6 मीटर बटे आपके पास है ना, आधार आपके पास है 2√3 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, tan थीटा बराबर है ना, इसको 6/2√3 है, 2 तिया 6 3 आया, 3/√3 हर के परमीकरण करेंगे तो √3 गुने √3 होगा, अर्थात हो जाएगा कितना 3√3 बटे नीचे कितना हो जाएगा 3 होगा, 3 3 काट दीजिए। अब आपके पास हुआ tan थीटा बराबर कितना √3। अब tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर जो है थीटा का मान 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर ऑप्शन है ना, डी नंबर आपका सही ऑप्शन है। अब आगे देखिए आपके पास दिया हुआ है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। निर्देशांक अक्ष एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष, इसके जो है ना प्रतिच्छेदन बिंदु अर्थात प्रतिच्छेदन दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, उसको क्या कहते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है 0 0, है ना। तो हमको यहाँ पर हो जाएगा मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए हाँ ये भी जान लीजिए कि जो है x अक्ष है, x अक्ष जिन्हें हम भुज कहते हैं, और ये है y अक्ष जिनको हम कोटि कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है आपके पास दिया हुआ है कि बिंदु -6 और -8 किस पाद में स्थित है ना। तो देखिए आपके पास दिया हुआ है, देखिए -6 और -8 की बात की है, देखिए दो पहला भी ऋणात्मक है दूसरा भी ऋणात्मक है ना, मतलब x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक, किस अक्ष में है, किस बिंदु में, किस पाद में है, तो प्रथम पाद होता है, देखिए प्रथम पाद में इधर प्लस होता है ऊपर भी प्लस होता है तो इसका निर्देशांक प्लस प्लस, और इधर जो होता है माइनस होता है
और ऊपर प्लस होता है तो माइनस प्लस हुआ, और यहाँ ए माइनस हुआ और नीचे भी माइनस होता है, इसलिए इसका निर्देशांक माइनस माइनस होता है, ये ध्यान रहे। और इधर जो होता है प्लस होता है तो प्लस, और नीचे होता है माइनस तो ये माइनस हुआ। तो देखिए इसका प्रथम पाद हुआ, ये दूसरे पाद हुआ, ये तृतीय पाद हुआ, ये चतुर्थ पाद हुआ। तो आपके पास तीसरा पाद ऐसा है जिसका निर्देशांक -6 और -8 तृतीय में होगा। ध्यान दें आगे, आगे आपके पास यहाँ पर हो जाएगा तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे अब आपके पास जो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु है ना, दो बिंदु दिया गया है। एक आर बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 1, है ना। दूसरा बिंदु दिया हुआ है 1 और -1 और 5। ध्यान दीजिए, इसका यस नाम है। आपके पास दूरी निकालने का है, दोनों के बीच की दूरी निकालिए। तो देखिए दूरी आर एस निकालना है, दूरी सूत्र होता है, आप ध्यान इसका सूत्र याद रखें, है ना। इसका सूत्र होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। आपके पास देखिए, आपके पास जो है पहला जो है x1 है, y1 है, फिर ax2 है, ay2 है। ध्यान रहे आपके पास x2 कितना है, -1 है, माइनस x1 कितना है आपके पास 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास कितना है 5, माइनस y1 आपके पास कितना है, y1 आपके पास 1 है, इसका होल स्क्वायर कर दे। अब आपके पास है देखिए -1 -2 होगा, -2 के होल स्क्वायर प्लस आई दोनों घटेगा तो आपके पास 4 होगा, 4 के होल स्क्वायर। ध्यान रहे माइनस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4, और 4 के स्क्वायर आपके पास 16 हो गया। 16 और 4 कितना हुआ 20, √20, अर्थात √20 है क्या, नहीं है तो इसको तोड़िए, यहाँ पर हो जाएगा, है ना। 2 × 2 × 5 अर्थात 2 बाहर और अंदर में √5, 2√5 आपके पास हो जाएगा, 2√5 इकाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हाँ तो देखिए अब जो है आपके पास दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, है ना। यदि आपके पास जो है A + C = 120 डिग्री है तो है ना, क्या कोण B का मान ज्ञात करने का है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC बात कर रहा है, ABC, है ना। आप जानते होंगे कि त्रिभुज के 3 कोण है, तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। आपके पास है ना A और C दोनों का योगफल, है ना, ये दोनों का योगफल आपके पास दिया हुआ है कितना 120 डिग्री प्लस कोण B = 180, 120 उधर चल जाएगा तो कोण B = 180 - 120, है ना। आपके पास कोण B = 60 डिग्री होगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, बी नंबर। ध्यान दें अब आगे अब आपके पास 23 नंबर दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, और है ना BC बटे QR 1/5 है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, है ना, यदि दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, है ना, आपस में क्या है, समरूप है। देखिए एक रूल है, एक नियम है, एक प्रमेय है, क्या है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके, है ना, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के, है ना, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए अगर हम लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, है ना, त्रिभुज ABC, है ना, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ध्यान रहे, है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR अगर हम लिखते हैं तो संगत भुजा की बात कर रही है, और हमें दिया हुआ है क्या, संगत भुजा में दिया हुआ है BC, है ना, एक BC की चर्चा की है, और इधर QR की चर्चा की है, इसकी चर्चा की है ना। ई आपके पास, है ना, एक दिया हुआ, एक के रूप में दिया हुआ, एक ई जो है आपको 5 के रूप, मतलब 1:5 के रूप में दिया हुआ है दोनों। तो देखिए हमने पढ़ा है कि प्रमेय से पढ़ा है कि त्रिभुज
का जो क्षेत्रफल होता है उसका अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है ना, वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा BC के स्क्वायर बटे QR के स्क्वायर, अर्थात BC कितना है 1 है बटे QR कितना है 5 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, अर्थात 1/25 का सही ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आपके पास 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर में कह रहा है कि दी गई आकृति इस प्रकार है। आकृति ए है ना, B, C, D और E एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज ABC है जिसके BC के समांतर DE है ना। आपके पास इसके भुजा को अनुपात में बांटा है और इस प्रकार है कि AD आपके पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आपके पास ध्यान दीजिए आपके पास AD 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद BD आपके पास BD दिया हुआ है। कितना BD दिया हुआ है? तो BD आपके पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद साथ ही आपके पास AE दिया हुआ है। AE कितना है? AE आपके पास 8 सेंटीमीटर है। और उसके बाद आपको कह रहा है क्या निकालने, आपको निकालने EC कह रहा है। तो देखिए यह भी है ना, यह भी आपके पास एक त्रिभुज में प्रमेय है। कहा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज में है ना, किसी त्रिभुज में किसी दो भुजाएं या तो एक तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजाएं होती है, तब उसे वह जो भुजा होगी दोनों भुजाओं को वह समान अनुपात में काटती है, अर्थात समान अनुपात में काटेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा AD बटे है ना BD, इधर हो जाएगा AE बटे AC। यहाँ AD आपके पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बटे 6 सेंटीमीटर, इधर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बटे AC है ना। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पर जो होगा तिरछी गुना करिए, यहाँ हो जाएगा 8 छक 48, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर बराबर यहाँ हो जाएगा 5 AC, केवल AC बराबर तो 48/5 सेंटीमीटर। अब हम भागा देंगे, 5 से भागा देंगे किसमें 48 में। तो देखिए 5 से भागा देंगे 48 में तो कितना होगा 5 9 45 है ना, 5 9 45, यहाँ पर आया कितना 3 दशमलव दे दीजिए 0 5 36 9.6 9.6 आपका सही ऑप्शन होगा 9.6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए अब जो है आपके पास प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य तो x का मान क्या होगा। तो देखिए आपके पास एक सूत्र होता है 3 है ना, 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। तो माध्य में 2 गुना होता है, तो यहाँ पर जो है 2 होना चाहिए, x के जगह पर 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब जो है 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि बहुलक ज्ञात करें। बहुलक आपके पास, बहुलक किसे कहते हैं, जो अधिक बार आता है, अधिकतम बार जो आई हुई संख्या होती है वह बहुलक कहलाती है। तो अधिकतम बार कौन सी संख्या आई, तो आपको दिख रहा होगा कि 13 1 2 फिर 3 बार आई है 13, 12 भी 2 बार आया है ना, लेकिन 13 अधिक बार आया, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर 13। अब क्या है कि यदि 7 9 13 15 x का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए आपके पास माध्य बराबर होता है ना कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ध्यान रहे आगे है कुल को जोड़िए 7 + 9 + 13 + 15 है ना प्लस x
है ना, का माध्य कितना है 10 है, तो यहाँ 10 दे देंगे, माध्य 10 है। आपके पास कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 दे देंगे। अब यहाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 50 हो जाएगा बराबर। अब इधर जोड़िए, तो इधर जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 15 और 23 28, 28 हो गया, 28 और 7 35, 35 हो गया, और 35 और 9, 35 और 9 आपके पास हो गया कितना, तो 35 और 9 44 है ना, 44 प्लस क्या दिया हुआ है x, 44 को इधर कर देंगे, 50 माइनस 44 बराबर x। आपके पास दोनों को घटाइएगा तो कितना होगा, है ना, आपको दोनों को अगर घटाते हैं तो 6 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि घटना की प्रायिकता किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है, प्रायिकता का मान क्या होती है अधिकतम, तो ऑप्शन अधिकतम मान 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हाँ तो देखिए अब जो है 29 नंबर जो है कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए, है ना, क्या होगा जिसमें A18 और A14 को घटाने पर 32 आता है। देखिए आपके पास दिया हुआ है कि A18 है ना और माइनस A14 बराबर 32, तो आपके पास डी आपको निकालनी है, सारवंतर निकालनी है। देखिए A18 को हम लिखेंगे A प्लस 17D माइनस आपके पास एक A14 को लिखेंगे A प्लस कितना डी 13D बराबर 32, A प्लस है ना 17D माइनस इसमें गुना करेंगे माइनस ए, इसमें गुना होगा माइनस 13D बराबर 32। ध्यान रहे इसको आप काट दीजिए, 17 में आप 13 घटाइए तो कितना हो जाएगा 4D बराबर 32, काट दीजिए 8 चौका 32, डी बराबर 8 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए आगे आगे है क्या, आगे दिए हुए 3 सिक्कों को उछालने में संभव परिणाम की संख्या क्या होगी। देखिए यह एक गुणन नियम का काम करता है, यहाँ पर गुणन नियम का काम करता है। ध्यान दें यहाँ पर लिखा हुआ है 3 सिक्का को उछालने पर संभव परिणाम क्या है। तो देखिए एक सिक्का को उछालने पर 2 परिणाम होता है, या तो हेड या तो टेल, है ना, लेकिन वही जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो क्या हो जाएगा गुणन नियम, है ना, अर्थात 2 पर पावर 3 कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 है ना, अर्थात 8 परिणाम होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हाँ तो आपने देखा हमने आपको यहाँ पर जो है 30 प्रश्न आपको बताए हैं आज। 30 प्रश्न कल संभव होगा कि हम 50 प्रश्न आपको बताएंगे, है ना, समय का अभाव है। हम कल आप लोग को 50 प्रश्न लेकर के आएंगे। 50 प्रश्न वैसे होंगे जो आपको, है ना, उसमें मॉडरेट टाइप का प्रश्न होगा, आपको लगेगा कि इसमें, है ना, इन प्रश्नों में दम है। आज हम कुछ, है ना, बहुत ही आसान आसान प्रश्नों को बताया, लेकिन आसान प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं और बच्चे आसान प्रश्न में भी, है ना, गलत कर बैठते हैं, है ना, तो ध्यान दीजिए आपको जो है कल से हम आपको मॉडरेट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपसे बनने में कठिनाई होगी उन प्रश्नों को हम आज कल बताएंगे, और साथ ही हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताएंगे। आज समय का अभाव रहा जिसके कारण हम आपका जो है क्लास नहीं, अब हम आज से अभी जो है 12th का क्लास का मैथ बताने जा रहे हैं। ठीक है।